बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टॉपिक है, जो तकरीबन इस चैप्टर का 6 लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इस फिगर को गौर से देखना होगा। सपोज करें आपके पास ये दो मैसेज हैं, मैस M1 एंड मैस M2। मैस M1 और M2 दोनों मूव कर रहे हैं। M1 की वेलोसिटी V1 है, जबकि मैस M2 की वेलोसिटी V2 है। कुछ देर के बाद क्या होता है, M1 और M2 आपस में कोलाइड करते हैं एंड ड्यूरिंग कोलिजन इनके मैसेज सेम ही रहते हैं, और मैसेज जो हैं वो तमाम केसेस में इसके सेम ही रहेंगे। जब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो जो मैग्नीट्यूड की फोर्स ये एक दूसरे पर लगा रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम ही होगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी। M1 की फोर्स M2 पर इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, जबकि M2 की इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो हम कहेंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास यहाँ पर फॉलो हुआ है, जो कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन विच इज़ इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो F1 F2 कह लें या F' दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड मिकदार सेम है। जितनी फोर्स M1 ने M2 पे लगाई उतनी ही फोर्स M2 ने M1 पे लगाई है, लेकिन इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। M1 M2 पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जबकि M2 इस डायरेक्शन में, और इनके रिएक्शन जो होते हैं वो मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिए। आफ्टर कोलिजन ये दोबारा फिर से मूव करने लग जाते हैं, लेकिन इनकी वेलोसिटीज़ को इनिशियल वेलोसिटीज़ की निस्बत डिफरेंटली रिप्रेजेंट करने के लिए हम V1 डैश और V2 डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और दोनों के मैसेज M1 M2 ही रहेंगे। अब अगर हम M1 और M2 के टकराने की रीज़न को स्टडी करें तो वो ये होगी कि या तो M1 ने फास्टली मूव करना स्टार्ट कर दिया होगा M2 से, यानी V1 हो सकता है V2 से बड़ा हो, या ये होगा कि M2 ने M1 की निस्बत स्लो मूव करना स्टार्ट कर दिया, यानी V2 जो है वो V1 से लेस हो। तो ये जो मैंने सारी सिस्टम आपको इस कंडीशन बताई है, इस सब को हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। अब इसकी एक कंडीशन है कि जो हमारे पास सिस्टम है जिसमें मैसेज ने कोलाइड किया है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंसी जो है उस पर फोर्स ना एक्ट करे। इसका मतलब ये है कि एयर रेजिस्टेंस या ऐसा कोई भी फैक्टर इस सिस्टम को अगर डिस्टर्ब ना करे तो ही हम इस कंडीशन को स्टडी कर सकते हैं, इस कंडीशन को हम अप्लाई कर सकते हैं, और जिसको हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपके पास क्या है, अगर हमने फिगर को देख लिया तो हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम कहेंगे कि इसका कोई ना कोई मोमेंटम होगा M1 V1, मैस M2 का भी कोई मोमेंटम होगा M2 V2, एंड आफ्टर कोलिजन देयर मोमेंटम विल बी M1 V1 डैश एंड M2 V2 डैश। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देयर इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। जहाँ भी आपके पास फिजिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन का वर्ड यूज़ होगा, इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो भी फिजिकल क्वांटिटी लिखी होगी, जिस तरह हमारे पास मोमेंटम लिखा है, ये मोमेंटम कोई भी इवेंट होने से पहले, जैसे कि कोलिजन से पहले और उस इवेंट के होने के बाद, यानी कि आफ्टर कोलिजन, इसका सम हमेशा सेम ही रहेगा। अगर यहाँ पे आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आता है, इसका मतलब भी ये है कि बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन, या हो सकता है उनके दरमियान कोलिजन की जगह कोई और इवेंट हो रहा हो, जो आपके पास एनर्जी है वो कंजर्व ही रहेगी, उस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट ही रहेगी। यही आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, जिसको हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। इसका मतलब यही है कि वो उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, वो कभी भी खर्च नहीं होता है, वो कहने कि ख़त्म नहीं हो सकता। अब देखते हैं हमारे पास हमने वर्ड पढ़ा आइसोलेटेड सिस्टम, जिसको मैं पहले भी डिफाइन कर चुकी हूँ। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? ये ऐसा सिस्टम है जिस पर कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी किसी भी किस्म की फोर्स अप्लाई नहीं कर सकती। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस का इस सिस्टम पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। अब ये इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल आप सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे, जो हमने देखा, सपोज टू मैसेज M1 एंड M2 आर मूविंग with the velocity V1 and V2 respectively. After some time they collide, and after collision they move along the same straight line, and their velocities will become
v1 डैश एंड v2 डैश। इस सारी चीज़ को आप यहाँ पर अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म करने जा रहे हैं जिसमें हमें चेंज ऑफ मोमेंटम चाहिए। इसके लिए हमने इससे प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था पेज नंबर 36 पे इम्पल्स का। इम्पल्स के अंदर हमने ये फाइनल फॉर्म निकाली थी, I इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस टी इज इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब इस इक्वेशन का मतलब है कि I एफ क्रॉस टी की इक्वल भी है, I एम वी एफ माइनस एम वी आई की इक्वल भी है और एफ क्रॉस टी इसके इक्वल भी है। यानी हम इससे 3 इक्वेशन निकाल सकते हैं। हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो चाहिए वो एफ क्रॉस टी एम वी एफ माइनस एम वी आई है। इसको यूटिलाइज़ करेंगे दोनों बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन के लिए। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को जब हम यूटिलाइज़ करेंगे, मैसेज हमारे पास सेम ही रहते हैं, मैसेज में कोई भी वेरिएशन नहीं आती। जब हम m1 की बात करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन m1 के लिए अप्लाई होगी। हम देखेंगे कि हमारे पास जो m1 है वो फोर्स लगाती है f, जो कि ट्रांसमिट हुई इस तरह से, और m2 ने जो लगाई उसका रिएक्शन था f डैश। तो यहाँ पर m1 की फोर्स f है, तो यहाँ हम लिखेंगे f क्रॉस टाइम सेम ही रहेगा mvf। तो यहाँ पर क्योंकि मास m1 है हम लिखेंगे m1, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो गई थी आफ्टर कोलिजन मास m1 की, वो v1 डैश है, और माइनस m1 vi इनिशियल वेलोसिटी m1 की क्या थी, v1। इसी तरह हम मास m2 के लिए भी इक्वेशन लिखेंगे। अब जो मास m2 है इसने फोर्स लगाई, रिएक्शन फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड f डैश ऑन द मास m1, तो हम यहाँ लिखेंगे f डैश क्रॉस t। मास m2 की बात कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या थी इसकी, v2 डैश माइनस m2, और आपके पास बिफोर कोलिजन थी v2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवाएंगे, और ऐड करवाने का मतलब है कि लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड के अंदर ऐड करवाएंगे और राइट साइड को राइट साइड के अंदर ऐड करवाएंगे, इस तरह से। अब मैंने बताया था कि आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को जो है इसमें यूटिलाइज़ करना है, यानी कि फोर्स F इज़ इक्वल टू दी फोर्स F डैश, एक्शन इज़ इक्वल टू दी रिएक्शन, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होने की वजह से हम यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फोर्स हमारे पास F की जगह माइनस F प्लस F, और F है तो उस जगह माइनस F डैश आएगा प्लस F डैश, और ये क्रॉस T है या मल्टीप्लाई बाई T, इसको हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इक्वेशन बचती है m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2। माइनस और प्लस दोनों को आप कैंसिल करवा सकते हैं, तो हमारे पास 0 बचता है। 0 मल्टीप्लाई बाई टी इज़ इक्वल्स टू, आगे सेम इक्वेशन आ जाएगी। 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, आगे फिर से सेम इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ से हम देखेंगे कौन सी इक्वेशन कौन सी टर्म के साथ नेगेटिव का साइन है, सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म। इन नेगेटिव के साइन वाली टर्म्स को हम इक्वेशन के राइट साइड पे मूव करवा लेंगे तो वो प्लस में आ जाएंगी। नेगेटिव इधर आके प्लस हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव इधर आके प्लस हो जाएगा। जो यहाँ पर टर्म्स रह जाएंगी वो ये हैं फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। आप इसे लिख सकते हैं m1 v1 प्लस ये भी इधर आएगा m2 v2, और फिर डैश वाली टर्म्स m1 v1 डैश फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म m2 v2 डैश। अब फ्रेंड्स ये इसके बाद ये हमारे पास इसकी फाइनल फॉर्म है। हमें पता था कि जो m1 v1 m2 v2 बिफोर कोलिजन का मोमेंटम था और m1 v1 डैश m2 v2 डैश आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम था। हम कह सकते हैं कि द टोटल इनिशियल मोमेंटम या सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज़ इक्वल टू दी टोटल मोमेंटम टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। ये बात हो रही है बिफोर कोलिजन की, और ये हमारे पास आफ्टर कोलिजन। इसको हम रिजल्ट की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। उसका मतलब ये होगा कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो आपके पास ज़ीरो होगा, यानी जो मोमेंटम है ये आपके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको ये बताता है कि हाउ द मोशन इज़ ट्रांसफर टू अनदर बॉडी। अब इस तरह हमारे पास ये दो बॉडीज़, हमने जहाँ पे बॉल्स की बात की है, अगर आप दो स्केटबोर्ड्स की बात करते हैं तो उनकी जो कोलिजन है उसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो अप्लाई होता है। इसके अलावा अगर आप दो कार्स को आपस में कोलाइड करवाएं या उसका जो रोड एक्सीडेंट होता है उसमें भी हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल होता है। तो उसमें हमें बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम की सम आपस में हमेशा इक्वल ही रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।